हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल प्लस इंग्लिश। मैं हूँ श्रद्धा खंडेलवाल और आज हम शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर 4 जो कि जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। देखिए, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक यानी कि एनी फ्रैंक की डायरी से। ये जो है चैप्टर ये एक एब्स्ट्रैक्ट है। ये लिया गया है एक बुक से जिसका कि नाम है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ठीक है, और इस बुक का एक एक्सट्रैक्ट, एक भाग है ना, जो हमें ये जानकारी देगा कि ये जो है ये हैं एनी फ्रैंक और इन्होंने ये डायरी लिखी थी। इस डायरी में ये एक विक्टिम है एक तरह से, जिसने कि ये बताया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जो कि 1939 से 1945 के करीब चला था, उसकी ये एक विक्टिम है। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि किस तरह से जो नाज़ीज़ थे उन्होंने यहूदियों पर अत्याचार किए थे, क्या क्या घटनाएं उस समय घटित हुई थी और क्या क्या चीज़ें इन्हें देखनी पड़ी थी, कैसे इन्हें अपने घर से दूर जाना पड़ा था और छुपना पड़ा था। ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को पढ़ने का। ठीक है, बिफोर यू रीड, एनिलीज मैरी एनी फ्रैंक, इनका पूरा नाम है एनिलीज मैरी। ठीक है, एनी फ्रैंक जो कि 12 जून 1929 फरवरी मार्च 1945 में जो है 12 जून 1929 में तो इनका बर्थ होता है और फरवरी या मार्च 1945 में इनकी डेथ हो जाती है। ये एक इनका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, वॉज अ जर्मन बॉर्न जेविश गर्ल, ये एक जर्मन बॉर्न जेविश गर्ल है, यानी कि जर्मनी में जन्मी एक जेविश गर्ल, यहूदी लड़की है। हु रोट वाइल हाइडिंग विद हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जो कि लिखती हैं हाइडिंग विद हर फैमिली, अपने परिवार एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम में जब ये छुपी हुई हैं अपनी फैमिली और अपने 4 दोस्तों के साथ, तब ये डायरी लिखती हैं। जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जब जर्मनी ने नीदरलैंड्स पर जो है अपना आधिपत्य जमा लिया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे, तब की घटना हमें पढ़ने को यहाँ पे मिल रही है। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany, but were trapped when the Nazis' occupation expanded into the Netherlands. देखिए, हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम, ये जो एनी फ्रैंक है इनकी फैमिली एम्स्टर्डम चली गई थी। आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन द जर्मनी, जब नाजीज जो थे उन्होंने जर्मनी पर कब्जा कर लिया था। बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजीज ऑक्यूपेशन एक्सपेंडेड इनटू द नीदरलैंड, लेकिन फिर इन्हें पकड़ लिया गया जब नाजीज ऑक्यूपेशन जो था, जो नाजीज का आधिपत्य था, जो अत्याचार थे, है ना, वो नीदरलैंड्स पर बढ़ गए थे, तब इनको भी पकड़ लिया गया था। वैसे ये चले गए थे एम्स्टर्डम, लेकिन फिर इन्हें पकड़ लिया गया था। एज परसेक्यूशन अगेंस्ट द जेविश पॉपुलेशन, ये जो अत्याचार, परसेक्यूशन का मीनिंग होता है अत्याचार होना, परसेक्यूशन अत्याचार होना, उत्पीड़न होना। जो अत्याचार, जो उत्पीड़न हो रहे थे जेविश पॉपुलेशन पर, यानी कि यहूदी जो पॉपुलेशन थी, जो जनसंख्या थी, उन पर जो अत्याचार किए जा रहे थे वो बढ़ रहे थे। द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। देखिए, एनी फ्रैंक है, इनके पिताजी का नाम है ओटो फ्रैंक, और ये जो है जब इतना सारा अत्याचार बढ़ रहा था और वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, तो ये लोगों को छुपना पड़ता है। और ये कहाँ छुपते हैं? ओटो फ्रैंक जो कि इनके पिताजी हैं, इनके ऑफिस बिल्डिंग का एक रूम रहता है। जुलाई 1942 में वो यहाँ पर जा कर के छुप जाते हैं। किसके साथ छुपती हैं ये? अपने परिवार और अपने 4 दोस्तों के साथ। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल छुपने के बाद, द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम
तो ये जो 2 साल छिपने के बाद में ये जो ग्रुप था, यानी कि इनकी फैमिली और इनके 4 दोस्त, इन्हें धोखा दे दिया जाता है और इन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कंसंट्रेशन कैंप में। ठीक है, ये एक तरह से एक जेल जैसा होता था, यहाँ पे जो है इन्हें बंद करके रखा गया था। वेयर एनी डाइड, जहाँ पर एनी जो है इनकी डेथ हो जाती है, ऑफ थाइपस से इनकी डेथ हो जाती है। इन बर्जन बेल्सन ये एक जेल का नाम है जहाँ पर इन्हें बंद रखा गया था। ठीक है, एक काराशीर बोलते हैं जिसे, कंसंट्रेशन कैंप होता है, वहाँ पे ये सब इसी प्रकार के लोगों को रखते हैं और जहाँ पे रखा गया था उसका नाम है बर्जन बेल्सन। जैसे कि हमारे यहाँ बोलते हैं कि जेल है, प्रिजन है, तो यहाँ पे हो गया कंसंट्रेशन कैंप। और कौन सा जेल है, नाम होता है उस जेल का, तो उसका नाम हो गया बर्जन बेल्सन। इस तरह से ये है। विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक के डेथ के कुछ ही दिनों बाद जो है एनी फ्रैंक की भी डेथ हो जाती है। हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, इनके जो पिताजी हैं उस पूरे ग्रुप में से सिर्फ वही बचे थे, बाकी सभी मर जाते हैं, सभी की डेथ हो जाती है, डेथ कर दी जाती है। रिटर्न टू एम्स्टर्डम, अब इनके पिताजी कहाँ चले जाते हैं, वापस से एम्स्टर्डम चले जाते हैं। आफ्टर द वॉर एंडेड, जब वॉर ख़त्म होता है तब पिताजी फिर से एम्स्टर्डम चले जाते हैं। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, और वो क्या पाते हैं कि एनी की डायरी है जो कि सेव है यहाँ पर उसने रखी हुई है। कन्विंस्ड दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, और वो ये मानते हैं कि एक यूनिक रिकॉर्ड है, एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कि आने वाले समय में लोगों को ये जानकारी देगा कि किस तरह से नाजीज़ ने जो जेविश हैं उन पर अत्याचार किए थे। तो वो सोचते हैं कि अब इस डायरी को जो है पब्लिश किया जाए। ठीक है, ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इंग्लिश, वो सोचते हैं कि अब इसे इंग्लिश में पब्लिश करेंगे अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, और उसका नाम क्या देते हैं, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। देखिए ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताती जा रही हूँ, इसे आप ध्यान रखिए। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, तो ये डायरी ऑफ अ यंग गर्ल इस बुक का नाम रहता है। सभी को हाईलाइट कर दिया गया है यहाँ पे, है ना, आपको आसानी से दिख जाएगा। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड क्रॉनिकल्स the events of her life from 12 June 1942 until final entry of 1 August 1944। ये जो डायरी है ये एनी फ्रैंक को उनके 13th बर्थडे पर दी जाती है। उसमें वो अपने जीवन की छोटी छोटी सी घटनाएं भी लिखती हैं। इस डायरी की शुरुआत होती है 12 जून 1942 से, और इसकी जो लास्ट एंट्री होती है, इस डायरी की जो लास्ट एंट्री होती है, क्योंकि वो डेट डाल के लिखी होती है, तो हमें जानकारी मिली है यहाँ पर कि 1 अगस्त 1944 इसकी लास्ट डेट एंट्री डली हुई है। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम ओरिजिनल डच इंटू मैनी लैंग्वेजेस एंड बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स। ये जो बुक थी इसे ट्रांसलेट किया गया डच से, डच लैंग्वेज में लिखी गई थी, डच से बहुत सारी लैंग्वेज में इसे ट्रांसलेटेड किया गया, और ये एक ऐसी बुक थी जो सबसे ज़्यादा पढ़ी गई। यहाँ पे लिखा है वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक, विश्व के मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक में से एक बुक रही है ये। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविज़न, थिएट्रिकल प्रोडक्शन एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन डायरी। इस डायरी पर बेस्ड बहुत सारे फिल्म बनी, टेलीविज़न बने, थिएट्रिकल प्रोग्राम्स हुए, ओपेरा, बहुत सारी चीज़ें जो थी इस डायरी को बेस मतलब आधार रख करके प्रेजेंट की गई। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, ये इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है जैसे कि एक बहुत ही मैच्योर यानी कि बहुत ही परिपक्व व्यक्ति ने जैसे कि इसे लिखा है, बहुत ही इंसाइटफुल माइंड से यानी कि बहुत ही विचारशील जो है मस्तिष्क के साथ इसे लिखा गया है, ये इस तरह से इसे डिस्क्राइब किया गया। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन
ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजीज ऑक्यूपेशन। ये डायरी हमें जानकारी देती है। क्या जानकारी देती है? कि उस समय की दैनिक दिनचर्या कैसी रही जब नाजीज का आधिपत्य था, जब नाजीज का अधिग्रहण कर लिया था उन्होंने, यहूदियों को, नीदरलैंड को कब्जे में ले लिया था। तो किस तरह से वहाँ के लोगों की डेली लाइफ, डेली रूटीन कैसी थी, वो हमें यहाँ पर बताया गया है। एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम। एनी फ्रैंक जो है वो सबसे ज़्यादा रिनाउंड यानी कि प्रचलित है ना, और होलोकॉस्ट विक्टिम रही हैं, यानी कि उस समय की घटनाएं। होलोकॉस्ट का मीनिंग है कि जो अत्याचार किए गए, जो उत्पीड़न किया गया नाजीज़ का यहूदियों पर, उसकी ये जो है एक विक्टिम बनी है, एक गवाह बनी है, और जिनकी डायरी से ही आज हमें ये जानकारी मिल रही है कि उस समय किस तरह से इन लोगों पर अत्याचार हुए थे। ठीक है, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है आपको, इसके आगे की कहानी इसके नेक्स्ट पेज पर है। राइटिंग इन अ डायरी इज़ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। डायरी लिखना एक बहुत ही अजीब अनुभव है मेरे जैसे किसी के लिए, यानी कि जैसे कि मेरे लिए एनी फ्रैंक बोल रही हैं। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इसलिए नहीं कि इससे पहले मैंने कुछ नहीं लिखा है, इसलिए नहीं, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old school girl। इसलिए नहीं कि मैंने इससे पहले कभी कुछ लिखा नहीं है, लेकिन इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि ना ही तो मैं और ना ही कोई और इंटरेस्टेड होगा एक 13-year-old गर्ल के जो विचार हैं उन्हें जानने में या उस को पढ़ने में। इसलिए मैं जो है, मुझे बहुत स्ट्रेंज ये लग रहा है डायरी लिखना, ऐसा वो बता रही हैं। ओ वेल इट डजेंट मैटर, वैसे ये मैटर नहीं करता है। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे राइटिंग करना अच्छा लगता है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। यहाँ पे जो है वो कह रही हैं कि यहाँ तक कि मुझे इससे, फिर भी मैं सोचती हूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे राइटिंग करना अच्छा लगता है। और मैं तो ये सोचती हूँ कि मेरे सारी जो दिल की भावनाएं हैं, जो मैं सोच रही हूँ, जो मेरे विचार हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर ला करके इस डायरी में लिख दूँ। पेपर हैज़ नो मोर पेशेंस देन पीपल, बहुत ही अच्छा कोटेशन है ये, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा हेल्प करेगा। जब आप आंसर में लिखेंगे ना, बहुत अच्छी मार्किंग होगी इससे। यहाँ पे लिखा है पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, यानी कि जो पेपर होता है उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है, बहुत ज़्यादा धैर्य होता है बजाय कि लोगों के। क्यों? क्योंकि आप किसी को अपनी बात मन की बताने बैठेंगे तो वो 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट आपको सुन लेगा, लेकिन उससे ज़्यादा क्षमता शायद उसमें ना हो। 1 घंटे बैठ ले शायद आपके पास, लेकिन इससे ज़्यादा वो आपको नहीं सुन सकता है। लेकिन जो पेपर है, जो एनी बता रही हैं कि जो डायरी है, उसमें आप चाहे कितना भी हो आपके मन में, सब कुछ उसमें लिख सकते हो, सब कुछ अपना मन का वहाँ पर सुना सकते हो, सब कुछ लिख सकते हो। ठीक है, तो वो कह रही हैं कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है बजाय कि लोगों के। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands। ये बोल रही हैं कि ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं उन दिनों की बात कर रही हूँ जब मुझे थोड़ा सा, मैं डिप्रेस्ड थी और एंड वॉज सिटिंग एट होम, मैं अपने घर पर बैठी थी, विद माई चिन इन माई हैंड्स, मेरे ऐसे मैंने चिन पर अपना हाथ रखा हुआ था, बोर्ड एंड लिस्टलेस वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट। मैं ये बोर हो रही थी और मुझे लिस्टलेस का मीनिंग होता है विद नो एनर्जी और इंटरेस्ट, यानी कि काम करने का मन नहीं होना, लैक ऑफ एनर्जी जिसे हम कहते हैं ना। और वॉन्डरिंग कर रही थी, इधर सोच रही थी कि यहीं रुकूं या बाहर जाऊं, ऐसा वो सोच रही थी। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, मैं वहीं थी जहाँ पर कि मुझे थोड़ा सा, मुझे कैसा लग रहा था, थोड़ा सा ब्रूडिंग टाइप का लग रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, है ना। मैं बोर सी हो रही थी और बेचैनी सी मुझे लग रही थी, हेजिटेशन होना एक तरह से, उसे कहते हैं ब्रूडिंग।
यस पेपर डज नॉट यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस। हाँ, पेपर के पास बहुत पेशेंस होते हैं पेपर। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टीफ बैग्ड नोटबुक। हाँ, मैंने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की थी कि कोई मेरी इस स्टीफ बैग्ड नोटबुक को पढ़े। स्टीफ बैग्ड का मीनिंग होता है यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि मजबूत हो ऐसी कोई चीज़ जो दृढ़ हो, दृढ़ता से जिसे सुना जाए, है ना। इस तरह से मैंने नहीं सोचा था। ग्रैंडली रिफर्ड टू एज अ डायरी, और मैं इससे ऐसा भी प्रेजेंट नहीं करना चाहती थी। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, यद्यपि मैंने रियल फ्रेंड जो है कभी भी नहीं फाइंड किया, मेरा कोई रियल फ्रेंड नहीं है। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बीट ऑफ डिफरेंस। हाँ, इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं फिर से पॉइंट पर आती हूँ। दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। हाँ, मैंने डायरी को लिखना शुरू किया, डायरी को फर्स्ट प्लेस पर रखा क्योंकि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं था। ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एनी के पास कोई फ्रेंड नहीं था। कैसा फ्रेंड, वो यहाँ पे एक ट्रू फ्रेंड की बात कर रही हैं, क्योंकि अभी आप सोचेंगे कि अभी तो मैम बता रहे थे कि अपने 4 दोस्तों के साथ में वो छुपती हैं, तो ऐसा नहीं है। फ्रेंड तो थे, अभी बताएंगी, वो उनके 30 से ज़्यादा दोस्त थे, लेकिन एक जो सच्चा दोस्त होता है जिसके साथ वो अपनी सारी बातें शेयर कर सके, वो उनके पास नहीं था। इसलिए उन्होंने यहाँ पे लिखा है आई डोंट हैव अ फ्रेंड। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मैं इसे और स्पष्टता से बताती हूँ। Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, कोई भी ये बात पे विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की अकेली है वर्ल्ड में। एंड आई एम नॉट, और मैं हूँ भी नहीं, ऐसा आप मत सोचिए, मैं अकेली नहीं हूँ। आई हैव अ लविंग पेरेंट्स, मेरे पास एक बहुत अच्छे प्रेम करने वाले पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं। एंड अ 16-year-old सिस्टर, और 16-year-old मेरी जो है सिस्टर है, मेरी बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड, मेरे पास 30 लोग ऐसे हैं जिसे मैं अपना दोस्त बुला सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास एक फैमिली है। लविंग आंट है, अ गुड होम है, बहुत अच्छा घर है। नो वन नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। हाँ, अगर हम वास्तविकता में देखें, अगर हम सतह पर रह कर के बात करें, तो मेरे पास कोई भी अपना एक सच्चा दोस्त नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम, मैं ये सोचती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स के साथ में जब मैं होती हूँ तो वह बहुत अच्छा समय होता है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, मैं अब जब अपने दोस्तों के साथ में होती हूँ तो मैं उनसे जो रोज़ की ऑर्डिनरी जो रोज़ की चीज़ें होती हैं उनके बारे में ही बात कर पाती हूँ, है ना। लेकिन अपनी जो पर्सनल बातें हैं, कुछ जो मुझे बोलना है, वो मैं उनके साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोज़र एंड दैट्स द प्रॉब्लम। हम जो हैं इतने क्लोज़ नहीं हैं कि मैं अपनी जो एवरीडे लाइफ के की बातों के बाद जो बातें हैं वो उनके साथ शेयर कर लूँ, और यही एक प्रॉब्लम है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, शायद ये मेरी ही गलती होगी। दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम कन्फाइड नहीं कर पाते। देखिए, कन्फाइड का मीनिंग यहाँ पे बताया है टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू अ पर्सन दैट वन ट्रस्ट, यानी कि आप किसी एक व्यक्ति पर जब ट्रस्ट करते हैं और उसके साथ अपनी पर्सनल चीज़ें, अपनी प्राइवेट चीज़ें जो है, पर्सनल चीज़ें जो है, पर्सनल बातें जो है वो भी शेयर कर सकते हैं। ऐसा ट्रस्ट जिस फ्रेंड के साथ होता है उसी पे आप कर सकते हैं। तो ऐसा वो बोल रहे हैं कि मेरे पास ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है। इन एनी केस that's just how things are and unfortunately they are not liable to change। वो कह रही हैं कि किसी भी केस में, चाहे वो कोई सी भी बात हो,
दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, इसी ही चीज़ें रहती है, कोई बात कोई सी भी हो, सब में चीज़ यही रहेगी कि हमें नॉर्मल बात ही कर पाती हूँ। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज, और इसमें दुर्भाग्यवश क्या है कि इसे बदला भी नहीं जा सकता है। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और इसी कारण से मैंने डायरी लिखना स्टार्ट करा। आप क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में कि एनी ने डायरी लिखना स्टार्ट क्यों करा, तो आप बता सकते हैं कि एनी के पास फ्रेंड्स तो थे, लेकिन कोई भी एक ऐसा ट्रू फ्रेंड नहीं था जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर कर सके, और इसलिए उन्होंने चूज़ करा कि वो डायरी को अपना फ्रेंड बनाए और उसके साथ सारी बातें करें। ठीक है। टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, जो मेरी इमेजिनेशन में, जो मेरी कल्पना में एक बहुत समय से इंतज़ार जिस दोस्त का किया जा रहा है, अब उसे बढ़ाना है। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी। मैं जॉट डाउन का मीनिंग होता है राइट करना, ठीक है, लिखना। तो मैं ऐसा फैक्ट डायरी में नहीं लिखना चाहती हूँ द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं अपनी डायरी में। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फैक्ट्स डाल देते हैं अपनी डायरी में, लेकिन मैं वैसा नहीं करना चाहती हूँ। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जो डायरी है मेरी फ्रेंड बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। अब यहाँ पे फिर इम्पॉर्टेंट लाइन आ गई कि अब मैं इस दोस्त को क्या नाम देने वाली हूँ, क्या बुलाने वाली हूँ, किटी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ एनीज़ डायरी, क्या नाम है एनी की डायरी का, तो आप बता सकते हैं कि किटी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है अच्छे से क्लियर नहीं था, दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने इसे एक पेपर पे लिख लिया है। आप अपनी बुक में देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है। और मैं यहाँ से समझा देती हूँ। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज किटी। यहाँ पे सिंस का मीनिंग है बट, लेकिन क्योंकि नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, मेरा कोई भी जो है एक वर्ड भी किटी, जो मैंने किटी में लिखा है, वो उसे नहीं समझ पाएंगे। इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, अगर मैं प्लंज कर दूँगी, अगर मैं प्लंज कर दूँगी मीन्स मैं जंप कर दूँगी। आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, मैं चाहती हूँ कि मैं प्रोवाइड करूँ एक ब्रीफ स्केच, यानी कि एक छोटा सा चित्रण करूँ अपने लाइफ के बारे में, अपने जीवन के बारे में। मच इज़ आई डिसलाइक डूइंग सो, लेकिन मुझे ये करना तो अच्छा नहीं लगता है कि मैं अपने जीवन के बारे में लिखूँ, लेकिन कोई भी समझ नहीं पाएगा जब मुझे पढ़ेंगे। तो अगर मैं डायरेक्टली लिखूँगी, डायरेक्टली प्लंज कर जाऊँगी, तो फिर मुझे कोई भी समझ नहीं पाएगा, मेरी बातों को कोई समझ नहीं पाएगा। इसलिए मुझे अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन उसमें देना होगा, ऐसा वो बोल रही हैं। माय फादर, मेरे जो पिताजी हैं, द मोस्ट एडोरेबल फादर, बहुत ही प्रिय, बहुत ही प्यारे, बहुत प्यार देने वाले पिताजी हैं। आई हैव एवर सीन, जिसे मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा, मतलब दुनिया में जितने सभी के पिताजी हैं, सभी के फादर हैं, मेरे पिताजी बहुत ही ज़्यादा एडोरेबल हैं, वो ऐसा कह रही हैं। डिडेंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25, उन्होंने मेरी माताजी से तब तक शादी नहीं की जब तक कि वो 36 ईयर की नहीं हो गई, मेरी माताजी 25 ईयर्स की नहीं हो गई। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी 1926, मेरी जो सिस्टर है जिसका नाम है मार्गोट, यहाँ पे फिर से अंडरलाइन कर लीजिए, इनकी सिस्टर का नाम है मार्गोट, जो कि बॉर्न होती है फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी में 1926 में। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1925। अब एनी फ्रैंक का बर्थ कब होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था, 12 जून 1929। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, जब तक मैं 4 साल की नहीं हुई तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में रही। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड, मेरे पिताजी जो है वो एमिग्रेटेड यानी कि प्रवास कर गए थे हॉलैंड के लिए इन 1933। देखिए हॉलैंड नीदरलैंड सेम है, जैसे हम इंडिया और हिंदुस्तान भारत बोलते हैं, इसी प्रकार से हॉलैंड और नीदरलैंड एक ही है। इन 1933 में वो चले गए थे इनके पिताजी।
हॉलैंड चले गए थे। माय मदर एडिथ हॉलैंडर, इनकी मदर का नाम है एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, जो कि वेंट हिम टू हॉलैंड इन सितंबर में इनकी माताजी भी हॉलैंड चली गई थी। वाइल मार्गोट, जबकि मार्गोट और मार्गोट और मैं वर सेंट टू आर्चर टू स्टे विद अवर ग्रैंड मदर, और हमें जो है मार्गोट को और मुझे आर्चर भेज दिया गया था और अपनी ग्रैंड मदर के साथ में रहने के लिए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर में जो है मार्गोट भी हॉलैंड चली जाती है। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं फिर फरवरी में जाती हूँ हॉलैंड। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margot, जब मुझे प्लंग डाउन किया गया यानी कि रखा गया, प्लंग डाउन करना का मीनिंग होता है रखना। जब मुझे रखा गया ऑन द टेबल पर रखा गया एक बर्थडे प्रेजेंट के लिए, यानी कि एक बर्थडे गिफ्ट के रूप में जब मुझे रखा गया टेबल पर, और वो बर्थडे गिफ्ट किसके लिए था? मार्गोट के लिए था। यानी कि मार्गोट का बर्थडे कब आता होगा? फरवरी में, इससे हमें पता चल जाता है। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, मैंने जो है मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू की। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, जब मैं 6 ईयर की नहीं हो गई तब तक मैं वहाँ पर पढ़ाई मैंने की। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और जब मैं 6 साल की हो गई तब मैं पहली कक्षा में आ गई, फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट फॉर्म का मीनिंग यहाँ पे क्या है? फॉर्म यानी कि क्लास। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिज क्यूपेरस द हेड मिस्ट्रेस, और 6th क्लास में मेरी जो टीचर हैं जिनका नाम है मिसिस क्यूपेरस, वो एक हेड मिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, और ईयर के एंड में मैं और मेरी टीचर जिसका नाम है मिसिस क्यूपेरस दोनों बहुत रो रहे थे। क्यों? क्योंकि हमें जो है अब हमारा फेयरवेल हो रहा था, यानी कि मैं अब नेक्स्ट क्लास में मूव करूँगी और मुझे नए टीचर मिलेंगे, तो वो कह रही हैं कि हम जो है बहुत रो रहे थे। इन द समर ऑफ 1941 के समर में ग्रैंडमा फेल इल, ग्रैंडमा बीमार हो जाती हैं, यानी कि एनी फ्रैंक की दादी माँ बीमार हो जाती है। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन करवाना पड़ता है। सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन, तो मेरा जो उस 1941 का बर्थडे था वो ऐसे ही गुजर जाता है। कब रहता है उनका बर्थडे? 12 जून को आता है वैसे तो, और बर्थ होता है उनका अभी हमने देखा था 1929 में, लेकिन जो 41 वाला उनका बर्थडे था वो ऐसे ही गुजर जाता है, ज़्यादा सेलिब्रेशन वो नहीं कर पाते हैं। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, और अब ग्रैंडमा जो है वो उनकी मृत्यु हो जाती है 1942 में। नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, कोई भी ये नहीं जानता है कि मैं उन्हें कितना याद करती हूँ और उनसे आज भी कितना प्रेम करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन था 1942 वाला, इसे एक दूसरी तरह से जो है याद किया जाएगा, दूसरी तरह से, क्योंकि इसका एक दूसरा कारण हो गया कि 1942 वाले ईयर में उनकी ग्रैंडमा की डेथ हो जाती है। एंड ग्रैंडमाज कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, और हम सब जो है ग्रैंडमा के लिए कैंडल जलाते हैं क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है, तो उनकी आत्मा की शांति को देने के लिए जो है कैंडल जलाई जाती है। द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम 4 अभी भी बेहतर कर रहे हैं। 4 कौन? जो एनी फ्रैंक है, उनके माताजी, पिताजी और उनकी बहन मार्गोट फ्रैंक। ठीक है, ये कहानी चल रही है, देखिए, है ना। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, अब जो है वो पहुंच चुकी हैं 20 जून 1942, यानी कि यहाँ तक का सफ़र उनका अच्छा रहा है। एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और एक सोलेम डेडिकेशन मेरी डायरी के लिए।
ठीक है, ये यहाँ पर जो है यहाँ पर अपना कंप्लीट हो गया है। देखिए मैं इसे 2 पार्ट में कवर करवाऊँगी, क्यों? क्योंकि बड़ी है स्टोरी, और यहाँ से एक अलग स्टोरी चालू हो जाती है कि वो अपने स्कूल टाइम की बात करेंगी कि किस तरह से उनके टीचर थे और उन्हें क्या वर्क मिला था। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर एक हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तो सेकेंड पार्ट उसमें हम कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।